हेलो फ्रेंड्स। वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन 7500 प्लस एडिटोरिया के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसके पहले हमने स्मरणीय तथ्य प्राचीन इतिहास का वीडियो अपलोड किया है, उसे आप जाकर देख सकते हैं। और यह सेकंड चैप्टर है, मध्यकालीन इतिहास से संबंधित सारे स्मरणीय तथ्य। शुरुआत करते हैं। तो गजनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो अलप्तगीन गजनी साम्राज्य के संस्थापक थे। महमूद गजनी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। महमूद गजनी के दरबार में कौन? अलवारुनी, फिरदौसी, फारूकी और उतबी रहते थे। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि फिरदौसी और उतबी है जो किसके दरबार में रहते थे? तो महमूद गजनवी के। ठीक है, महमूद गजनी के। ठीक है, इसको ध्यान रख। और आपको यह भी याद रखना है कि अलवेरुनी के द्वारा किसका रचना किया गया था? किताब उल हिंद का रचना किसने किया था? तो ये अलवेरुनी ने किया था। और इसमें है जो जो भारत के उस समय के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को इसमें दर्शाया था। और शाहनामा की रचना किसने किया था? फिरदौसी ने किया था। शाहनामा की रचना फिरदौसी ने किया था। जबकि रेहला रेहला की रचना किसने किया था? तो इबन बतूता ने। किसने? इबन बतूता, जो कहाँ का था? मोरक्को, अफ्रीका का था। गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार आक्रमण किया था। इसने पहला आक्रमण किया था 1000 ईस्वी में तथा अंतिम आक्रमण किया था 1027 ईस्वी में। इसने 1025 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर, जो कहाँ? गुजरात में है, इस पर आक्रमण किया था। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण किया था कब? 1175 ईस्वी में। और इसने दूसरा आक्रमण किया 1178 ईस्वी में। कहाँ? तो पाटन, गुजरात पर किया था। इस समय यहाँ का शासक कौन था? तो भीम द्वितीय था। भीम द्वितीय। और भी देख लेते हैं कि तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में हुआ था। किसके बीच? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान है जो विजयी हुआ था। और इसमें जब गौरी हार गया था तो इसको है जो जिंदा ही छोड़ दिया था, जिस कारण से तराइन का द्वितीय युद्ध अगला हुआ। और तैयारी के साथ है जो मोहम्मद गौरी ने 1192 में है जो लड़ाई लड़ी पृथ्वीराज चौहान से। उसके बाद गौरी विजय हुई और विजय ने अपनी गलती को नहीं दोहराया। गौरी ने अपनी जो है जो हार को है जो पिछला जो सिख है उससे मिला था, पृथ्वीराज चौहान ने उसे छोड़ दिया था। और यह पृथ्वीराज चौहान को क्या की? यह जो क्या किया कि इसको जान से मार दिया। चंदावर का युद्ध हुआ था क्या कब? तो 1194 ईस्वी में। और गौरी और जयचंद के बीच हुआ था और इसमें गौरी है जो विजय हुआ था। ठीक है। और जयचंद नहीं है जो गौरी को इन्वाइट किया था पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए। अब बात करते हैं गुलाम वंश या स्लैब वंश, जिसे टिमुरिड डायनेस्टी भी कहते हैं। ठीक है। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऐबक के समय राजधानी कहाँ था? लाहौर। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। बाद में इसे इल्तुतमिश ने है जो पूर्ण रूप से है जो इसको बनाया था, कुतुब मीनार को। ठीक है। और इसे फिरोज शाह तुगलक ने इसका रिपेयर भी कराया था। ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि लाखों का ये दान करता था। ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा और दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो 2.5 दिन का झोपड़ा और दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था किसने? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अकबर नहीं होगा इसका, कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। और ये है जो क्वेश्चन है जो पूछा भी गया है और ये भी क्वेश्चन बीपीएससी पीटी में पूछा गया है। बख्तियार खिलजी ऐबक का सेनानायक था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। जबकि नालंदा जो विश्वविद्यालय है उसका स्थापना किसने किया था? तो कुमार गुप्त ने किया था। इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था जो ऐबक का गुलाम और दामाद था तथा ऐबक के मृत्यु के समय यह बदायूं का शासक था। कहाँ का शासक? बदायूं का। और इल्तुतमिश को कहा जाता है गुलामों का गुलाम। ठीक है, स्लैब ऑफ स्लैब्स। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है इल्तुतमिश को, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम ये था इल्तुतमिश, और ऐबक खुद गुलाम था किसका? तो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। इल्तुतमिश ने राजधानी को लाहौर से कहाँ किया? तो दिल्ली ट्रांसफर कर दिया, लाहौर से दिल्ली। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने सुल्तान की पद को वैधानिक स्वीकृति बगदाद के खलीफा से प्राप्त किया था। इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किया था। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि शुद्ध अरबी सिक्का जारी करने वाला सुल्तान कौन था? तो ये इल्तुतमिश था। तुर्कान ए चिहलगानी नामक संगठन को स्थापित किया था। इसमें 40 है जो उसमें सुल्तान के सरदार जो होते थे उसका है जो एक कमेटी रहता था और इसी के द्वारा है जो निर्णय लिया जाता था प्रशासन संबंधी। तुर्कान ए चहलगानी नामक संगठन को स्थापित किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। जबकि इसको बंद करवा दिया था किसने? तो बलबन ने आया इसके बाद शासन में, तो बलबन ने इसको खत्म कर दिया था। इसने एकता प्रणाली की भी शुरुआत की थी। तो एकता प्रणाली की शुरुआत किसने किया था?
तो इल्तुतमिश ने किया था, जबकि मनसबदारी जो व्यवस्था था उसका है जो अकबर ने शुरुआत किया था। इल्तुतमिश द्वारा इक्ता मतलब होता है जमीन का टुकड़ा देने की प्रणाली, मैंने कि जो उसके जो सैनिक थे उस सैनिक को है जो जमीन का टुकड़ा है जो दिया जाता था। इल्तुतमिश द्वारा शुरू किए गए संगठन तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश किसने किया था? तो ये बलबन ने किया था। इसने राज दरबार में जो बलबन ने राज दरबार में क्या किया था? सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत की थी। तो बलबन के द्वारा शुरुआत किया गया सिजदा, सिजदा का मतलब होता है कि आते ही है जो कोई भी दरबारी रहेगा, मंत्री रहेगा, वो बलबन के सामने है जो झुक करके उसको है जो सलाम करेगा। और पैबोस का मतलब है कि सलाम करने के साथ साथ क्या करेगा? वो पैर के अंगूठे को चूमेगा। है जो ऐसा प्रथा है जो स्टार्ट किया था, ताकि है जो बलबन का एक प्रभुत्व है जो स्थापित रहे अपने राज दरबार में। इसने अपने विरोधियों के प्रति लौह और रक्त की नीति का भी पालन किया था। तो ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी भी अपनाया था कि जो भी है जो इसके खिलाफ कुछ विद्रोह करता या आवाज उठाता उसको ये सीधे खत्म कर देता था। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खान की उपाधि प्रदान की थी। तो किसने किया था? तो उलुग खान की उपाधि किसको दिया गया? बलबन को। किसके द्वारा? तो नसरुद्दीन महमूद के द्वारा। नसरुद्दीन महमूद एकमात्र सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था, और नसरुद्दीन महमूद की ही बेटी से है जो शादी कर लिया था ये बलबन, और फिर है जो सुल्तान बन गया था। अब फ्रेंड्स बात करते हैं खिलजी वंश, यहाँ खिजली हो गया है, खिलजी वंश। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी के समय इस वंश का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। किसके समय? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय। अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार सैनिकों को नकद वेतन देने की प्रथा शुरुआत की और अस्थायी सेना की नींव भी रखी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही घोड़ा दागने और सैनिकों का होलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऐसे प्रश्न है जो आपको एग्जाम में बार बार है जो देखने को मिल जाएंगे, तो इसलिए आपको ये सावधानी बरतना है कि ऐसे प्रश्न है जो आपके एग्जाम में गलती ना हो। इसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली यानी कि प्राइस को एकदम कंट्रोल में रखा था। सारे पूरे जो अपने क्षेत्र में है जो प्राइस को एक जगह, एक वस्तु का प्राइस है जो कहीं भी फ्लक्चुएट नहीं होता था, एक जगह स्थिर रखता था। इसने सिरी का किला, अलाई दरवाजा और हजार खंबा महल का निर्माण भी कराया था। किसने? तो कभी कभी पूछ सकता है कि सिरी का किला, अलाई दरवाजा और हजार खंबा महल का निर्माण किसने करवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। इसने स्वयं को सिकंदर ए शानी की उपाधि से विभूषित किया था। जिस तरह से सिकंदर है जो विश्व विजयी बनना चाहता था, उसी तरह अलाउद्दीन खिलजी भी है जो सिकंदर की तरह ही है जो मतलब विश्व विजय की राह पे चला था। लेकिन वो उसका सपना है जो दक्कन में जो पराजय झेलना पड़ा, उसके बाद है जो अपने सपना को धीरे धीरे है जो खत्म कर लिया। और उसको साथ दक्कन के जो अभियान हुआ था उसमें साथ कौन दिया था? तो मलिक काफूर दिया था, जिसे दिन हजारी भी बोलते हैं। मलिक काफूर एक क्या था? एक ट्रांसजेंडर था। इसके समय भू राजस्व यानी लैंड रेवेन्यू की दर कुल उपज का कितना था? तो 1/2 यानी कि 50% भाग था। दक्षिण भारत विजय हेतु अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को नियुक्त किया था। दक्षिण भारत विजय हेतु अलाउद्दीन ने किसको नियुक्त किया था? तो मलिक काफूर, जिसे दिन हजारी कहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। मुबारक खिलजी को नग्न स्त्री एवं पुरुषों की संगत पसंद थी, और यह है जो ऐशो विलास में अपना है जो जीवन यापन किया और शासन को पूरी तरह जो नहीं संभाल पाया। अब हम फ्रेंड्स तुगलक वंश के बारे में देखते हैं। तो तुगलक वंश के संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि MBT हुआ। MBT मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सबसे योग्य था, सबसे शिक्षित था और सबसे विद्वान शासक था। इसे स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु भी कहा गया, क्योंकि बहुत ज्यादा है जो स्वप्न देखता था और इधर से उधर एक्सपेरिमेंट करते रहता था। दिल्ली से दौलताबाद भी राजधानी, इसने अपनी राजधानी कहाँ का? तो दिल्ली से स्थानांतरित कर देवगिरी स्थापित किया, और इसका नाम क्या रखा? तो दौलताबाद। और ये दौलताबाद कहाँ है? तो इंटरव्यू में पूछा गया है, तो ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और बाद में क्या हुआ कि इसमें जब दिल्ली से ये ट्रांसफर कर रहा था दौलताबाद, तो वहां से बहुत सारे है जो सैनिक है जो पैदल ही यात्रा किए, जिसमें बहुत सारे लोग मारे भी गए थे। और फिर बाद कुछ सालों बाद है, 1-2 साल बाद पता चला कि वहां से है जो शासन करना आसान नहीं है, तो इसलिए फिर से है जो दौलताबाद से दिल्ली है जो अपना कैपिटल ट्रांसफर किया, जिस कारण से और भी है जो बहुत सारा नुकसान इसको झेलना पड़ा था, जिस कारण से प्रजा भी इसको है इससे है जो आहत हो चुकी थी। और प्रजा, ऐसा कहा जाता है कि जब इसकी मृत्यु हुआ था MBT का, मोहम्मद बिन तुगलक का, तो इसको इतिहासकारों ने कहा कि प्रजा को है जो राजा से मुक्ति हुआ, राजा को प्रजा से मुक्ति हुआ, क्योंकि बहुत सारे ये एक्सपेरिमेंट करता रहता था। लेकिन इसके ये करता था सही, लेकिन इसका है जो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल पाता था। यह है जो किस्मत का ही मारा था। कृषि क्षेत्र के विकास हेतु इसने अमीर-ए-कोही विभाग की स्थापना किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसके लिए? कृषि क्षेत्र के विकास के लिए।
सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी का प्रचलन है जो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही किया गया। क्या किया गया? टोकन करेंसी है जो बनाया गया, जिस कारण से घर घर में है जो लोग ये सब इसका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिए और घर घर में छापना स्टार्ट किए, जिस कारण से रेवेन्यू का काफी नुकसान हुआ। सर एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स कहकर संबोधित किया है। तो मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स किसने कहा है? तो सर एडवर्ड थॉमस ने। इसी के शासनकाल में मोरक्को यात्री इब्न बतूता है जो भारत आया था। इब्न बतूता की पुस्तक क्या है? तो रेहला है। उसमें मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन किया गया है। इसने जैन धर्म के प्रसिद्ध संत जीन प्रभु सूरी को सम्मानित किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने जैन धर्म के प्रसिद्ध संत जीन प्रभु सूरी को सम्मानित भी किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के उत्तराधिकारी कौन हुआ? फिरोज शाह तुगलक, FST। MBT के बाद कौन आया? तो FST आया। दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक प्रथम शासक था जिसने 2 बार राज्याभिषेक कराया था। तो दिल्ली सल्तनत में कौन ऐसा पहला शासक था जिसने 2 बार राज्याभिषेक कराया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक था। पहली बार राज्याभिषेक कराया मार्च 1351 में ठट्टा में एवं दूसरी बार अगस्त 1351 में दिल्ली में कराया था। खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमिनीन की उपाधि भी दी गई थी। फिरोज शाह तुगलक के समय प्रमुख 4 कर जो टैक्स था वो क्या क्या था? तो खराज था, खुम्स था, जजिया था और जकात था। तो फिरोज शाह तुगलक के समय प्रमुख 4 टैक्स वहां पे था, खराज, खुम्स, जजिया और जकात था। ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक ही था। इनके शासनकाल में एक नया कर सिंचाई कर यानी इरिगेशन टैक्स भी लगाया गया जो उपज का कितना 1/10 भाग था सिंचाई कर। इस सुल्तान ने सिंचाई के लिए 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था। तो सबसे पहली बार जो नहरों का निर्माण किसने कराया था? तो ये 5 बड़ी नहरों का निर्माण किसने कराया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने ही कराया था। फिरोज शाह तुगलक ने दासों की देखभाल के लिए एक नए विभाग दीवान ए बंदगान की स्थापना की थी। तो दासों की देखभाल के लिए किसने? ये फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने बंदगान की स्थापना की। कभी कभी मैच कराने के लिए आपसे पूछ सकता है कि दीवाने खैरात क्या है, दीवाने बंदगान क्या है। तो ये दासों की देखभाल के लिए और मुस्लिम महिलाओं विधवाओं की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवाने खैरात की स्थापना किसने कराया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। इसने चांदी और तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भी जारी किया जिससे अद्धा और विख कहा जाता था। चांदी और तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के जारी किया जिसे क्या कहा जाता था? चांदी वाला के अद्धा और तांबे का विख कहा जाता था। ठीक है, सॉरी, इसने कहा चांदी और तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के जारी किया जिसे अद्धा और विख कहा जाता था। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। इसने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही की रचना की। तो फतिहात ए फिरोज शाही की रचना किसने किया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हुई थी सितंबर 1388 में। सल्तनत काल में उधार दिए गए धन का हिसाब रखने वाले व्यक्ति को मजूमदार कहा जाता था। मजूमदार, ठीक है, मजूमदार इसी तरह से लिखाएगा, मजूमदार। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 ईस्वी में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण भारत पर हुआ था। प्रश्न जो पूछे जाते हैं जैसे कि दीवान ए अर्ज विभाग की किससे संबंधित है? तो बलबन ने इसको स्टार्ट किया था और सेना से यह संबंधित था। दीवाने मुस्तकराज ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा है जो लाया गया। दीवाने वही जो कृषि से संबंधित था, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्टार्ट किया गया। दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्टार्ट किया गया, महिलाओं को है जो फ्री में है जो व्यवस्था देने के लिए। दीवाने बंदगान गुलामों के देखभाल के लिए फिरोज शाह तुगलक ने स्टार्ट किया दीवाने बंदगान। दीवाने इस्तिहाक है जो फिरोज शाह तुगलक ने ही दीवाने इस्तिहाक स्टार्ट किया था। इसको है जो अच्छे से एक बार ध्यान से पढ़ लेना है, ऐसे प्रश्न है जो पूछे जाते हैं। अब हम फ्रेंड्स सैयद वंश के बारे में जानते हैं। तो सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? तो खिजर खान थे। खिजर खान संस्थापक था सैयद वंश का। इसने रैयत ए आला की उपाधि भी धारण किया था। याहिया बिन अहमद सरहिंदी की पुस्तक तारीख ए मुबारक शाही ने सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि तारीख ए मुबारक शाही की रचना किसने किया? तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने। और ये किसके बारे में? तो सैयद वंश के बारे में जानकारी देता है। सैयद वंश का अंतिम जो सुल्तान था वह था अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम सुल्तान था। अब हम फ्रेंड्स जानते हैं लोदी वंश के बारे में।
लोधी वंश के संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी था। बहलोल लोधी का राजतत्व सिद्धांत समानता पर आधारित था, इक्वलिटी पे आधारित था। बहलोल लोधी अपने सरदारों को मसनद ए आली कहकर पुकारता था, मसनद ए आली। बहलोल लोधी अपने सरदारों को क्या कहता था? मसनद ए आली। 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? सिकंदर लोधी ने। और सिकंदर लोधी का जो एक और नाम है वो है निजाम खान है, निजाम खान। इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने और मुस्लिम महिलाओं को मजार पर जाने से रोक दिया था। किसने? सिकंदर लोधी ने मुसलमानों को ताजिया निकालने और मुस्लिम महिलाओं को मजार पर जाने से रोक लगा दिया था। सिकंदर लोधी ने गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताओं की रचना की थी। फारसी कविताओं की रचना है जो गुलरुखी शीर्षक से किसने किया था? सिकंदर लोधी ने किया था। इसने भूमि की माप करवाई, जिसकी इकाई रखी गज ए सिकंदरी, गज सिकंदरी। सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में कौन प्रसिद्ध था? तो देवल था। देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, इंटरनेशनल पोर्ट के रूप में है जो प्रसिद्ध था, देवल। अब हम देख लेते हैं प्रमुख अधिकारी और उससे संबंधित विभाग। तो आरिज ए मुमालिक सैन्य विभाग का प्रधान होता था। कौन? सैन्य विभाग का प्रधान क्या होता था? आरिज ए मुमालिक। बरिद ए मुमालिक होता था गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था, बरिद ए मुमालिक। सदर असुदूर धार्मिक विभाग का प्रधान होता था। जबकि अस्वसाला का प्रधान कौन होता था? तो आमिर ए आखुर खुर होता है, तो किसमें जो घोड़ा होता है उसके पैर में खुर होता है, तो इसलिए इसको याद रख सकते हैं। आमिर आखुर है जो अस्वसाला का प्रधान होता था। आरिज मतलब सेना होता है, ठीक है। तो सैन्य विभाग यहाँ पे इसको भी ध्यान रख, इससे मिला सकते हैं, ठीक है। सर ए जानदार सुल्तान के अंगरक्षकों यानी बॉडीगार्ड का प्रमुख होता था। सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रमुख कौन होता था? सर ए जानदार। अब हम फ्रेंड्स जानते हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? 1336 में हरियर और बुक्का के द्वारा किया गया था। लेकिन बाद में फिर 1565 में है जो तालीकोटा का युद्ध या जिसे राक्षस तागड़ी का युद्ध भी कहते हैं वो हुआ, जिसमें बहमनी साम्राज्य के द्वारा है जो विजयनगर साम्राज्य का पतन किया गया। और विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी है कहाँ है? तो हम्पी है, ठीक है। और यह कौन सी नदी के किनारे है? तो तुंगभद्रा, ठीक है, तुंगभद्रा नदी किनारे। और विजयनगर कहाँ पे है? तो ये कर्नाटक में है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरियर और बुक्का है। और विजयनगर की राजधानी कहाँ? हम्पी। इस वंश के शासक बुक्का प्रथम ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। तो कभी कभी पूछ सकता है कि वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की जो उपाधि है किसने धारण किया था? तो बुक्का प्रथम ने। देवराय प्रथम के शासनकाल में इटली यात्री निकोलो कांटी विजयनगर आया था। देवराय प्रथम के शासनकाल में इटली यात्री कौन? निकोलो कांटी कहाँ आया था? विजयनगर आया था। किसके समय? देवराय प्रथम के समय। और देवराय द्वितीय के शासनकाल में फारसी राजदूत कौन आया था? अब्दुल रजाक आया था। अब्दुल रजाक विजयनगर आया था। कभी कभी फ्रेंड्स आपसे ये भी पूछ सकता है कि जगवेटकर विजयनगर साम्राज्य के कौन सा ऐसा जो राजा था वो जगवेटकर की संज्ञा है जो लिया था, यानी उपाधि प्रदान की गई थी जिसे, वो था देवराय द्वितीय। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोज पायस है जो विजयनगर आया था। आपको याद रखना है कि विजयनगर साम्राज्य में है जो 4 वंश है जो शासन किया था, और उसके याद रखने के लिए SSTA याद रखना है, ठीक है। पहला संगम हो गया, फिर हो गया सालुब, फिर हो गया तुलुब हो गया। उसके बाद ए से अराबिडू हो गया। तो इस तरह से SST सोशल स्टडीज ए याद रखना है, SSTA इस तरह से कोड से याद रख सकते हैं चारों का, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिया गया है। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री बारबोसा विजयनगर आया था। ये कहाँ का था यात्री? पुर्तगाल का था। अच्युत राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री नूनिज विजयनगर आया था। अच्युत राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री कौन? तो नूनिज विजय आया था। यहाँ पे याद रख सकते हैं नूनी और अच्युत राय से संबंधित, ठीक है। मुगल शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। मुगल शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक किसको बताया है? कृष्णदेव राय को बाबर ने। अगला है कि कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के प्रसिद्ध कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहते थे, और इसी में अष्टदिग्गज में एक कौन थे? तेनालीराम थे, ठीक है, तेनालीराम।
इसको भी आप जानते होंगे, कई कई किस्से आपने पढ़े होंगे। अष्टदिग्गज क्या होता था? तो तेलुगु साहित्य के प्रसिद्ध कवि है जो 8 कवि है जो इसमें शामिल थे। और एक अष्टप्रधान होता था। अष्टप्रधान के बारे में जानते हैं, अष्टप्रधान क्या था? तो ये मराठा साम्राज्य में 8 मंत्रियों का समूह होता था। 8 मंत्रियों का समूह होता था, जिसमें पेशवा, सुमंत आदि होते थे। विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण तालिकोटा का युद्ध था, जिसे राक्षस तागड़ी का भी युद्ध कहते हैं। राक्षस तागड़ी का युद्ध कहते हैं, ठीक है। और जो 23 जनवरी 1565 को लड़ा गया था, और इसी के बाद है जो विजयनगर साम्राज्य का है जो पतन होता चला गया था। अब हम फ्रेंड्स देखते हैं बहमनी साम्राज्य के बारे में। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई, किसने किया था? हसन गंगू ने किया था 1347 में। 1347 में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया। हसन गंगू ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पे बैठा था। तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह यही था हसन गंगू। और राजधानी कहाँ था? तो गुलबर्गा था, जो कर्नाटक में था। कहाँ? गुलबर्गा। इसकी राजभाषा क्या थी? तो मराठी थी। इसको ध्यान रखना है कि बहमनी साम्राज्य की जो राजभाषा थी मराठी थी। हालांकि ये कहाँ था? ये कर्नाटक के क्षेत्रों में था, लेकिन कर्नाटक महाराष्ट्र जो उस समय का क्षेत्र था वो काफी मिला हुआ था। इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांटा था। गुलबर्गा, दौलताबाद जो महाराष्ट्र में है, बरार और बीदर, ये सब 4 क्षेत्रों में है, जो 4 प्रांतों में अपने साम्राज्य को बहमनी साम्राज्य ने बांटा था। अलाउद्दीन हसन के बाद उसका पुत्र मोहम्मद शाह सुल्तान बना था, ठीक है। इसके शासनकाल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग किया गया था। तो सबसे पहला बार पूछ देगा कि सबसे पहला बार है जो बारूद का प्रयोग किसके समय किया गया था? तो मोहम्मद शाह के समय किया गया था। बहमनी साम्राज्य के बाद प्रशासन में बड़े स्तर पर हिंदुओं को फिरोज शाह ने शामिल किया था। तो फिरोज शाह ने सबसे बड़े स्तर पर है जो बहमनी साम्राज्य के प्रशासन में शामिल किया था, किसको? हिंदुओं को। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में रूसी यात्री निकितन निकितन बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर आया था। तो पूछ सकता है क्वेश्चन कि निकितन बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर आया था, उस समय कौन राजा था? तो मोहम्मद तृतीय था। और एक रूसी यात्री कौन था? निकितन था। कलीमुल्लाह बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक था। पूछ सकता है क्वेश्चन कि कलीमुल्लाह बहमनी साम्राज्य का वह अंतिम शासक था। अब हम फ्रेंड्स देखते हैं मुगल वंश के बारे में। मुगल वंश के संस्थापक कौन था? तो बाबर था। इसने बादशाह की उपाधि है जो धारण किया था। और गाजी की उपाधि भी धारण किसने किया था? तो बाबर ने किया था। तो बाबर की उपाधि कौन थी? बादशाह और गाजी। खानवा के युद्ध में इसने जिहाद का नारा दिया था। तो खानवा का युद्ध में किसने जिहाद का नारा दिया था? तो बाबर ने दिया था। भारत पर इसने 5 बार आक्रमण किया था। 5 बार आक्रमण किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। इसने पहली बार तोप खाने का इसमें प्रयोग किया था। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में है जो बाबर ने पहली बार तोप खाने का प्रयोग किया था। तो जानते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था जो बाबर ने इब्राहिम लोदी को इसमें हरा करके है जो मुगल वंश की स्थापना किया था। दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में, ठीक है। इसमें क्या हुआ था? अकबर ने हेमू को पराजित करके है जो अकबर है जो गद्दी पे बैठा था। उसके बाद 1761 में हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, जिसमें क्या हुआ था? अफगानों ने मराठाओं को हराया था, जिस कारण से मराठाओं का जो भारत विजय का जो सपना था वो है जो एक सपना चकनाचूर हो गया। और उसी के कारण है जो इसी के परिणाम स्वरूप अंग्रेज ने अपना है जो दावा मजबूत किया और है जो भारत को है जो अकेले दम पर है जो अपने अधीन कर लिया। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के 2 प्रसिद्ध क्या थे? तो निशानेबाज थे। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि उस्ताद अली और मुस्तफ़ा है जो किसके प्रसिद्ध निशानेबाज थे? तो बाबर के समय थे। बाबर को मुबैयान नामक पद शैली का भी जन्मदाता माना जाता है। तो बाबर को मुबैयान नामक पद शैली का भी जन्मदाता माना जाता है। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। तो किसका ये बाबर है जो अनुयायी था? तो नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी थी, जिसका फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। बाबर की मृत्यु हुई थी दिसंबर 1530 में तथा उसे काबुल में है जो दफनाया गया था। अब हम देखते हैं प्रमुख युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 में। और आपको जैसे बिहार पुलिस या बिहार दरोगा के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको ये डेट भी याद रखना है कि 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और इसमें इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर है जो विजयी हुआ था। और बाबर ने इसमें तुलगुमा पद्धति का उपयोग किया था और इसमें युद्ध में जीता था, ठीक है। तुलगुमा
खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को। राणा संगा और बाबर के बीच हुआ था खानवा का युद्ध। इसमें बाबर ने है जो जिहाद का नारा दिया था। इसमें बाबर है जो विजयी हो गया था। और चंदेरी का युद्ध हुआ था 29 जून 1528 को, जिसमें मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ और बाबर है जिसमें विजयी हुआ था। घाघरा का युद्ध हुआ कब? तो 6 मई 1529 को हुआ अफगानों और बाबर के बीच, जिसमें बाबर है जो विजयी हो गया था। कब? 1529 में। और आपको सारे युद्ध का है जो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखना है कि कौन पहले कब हुआ। ऐसा एक कोड आता है कि पानी पिया, खाना खाया, चादर ओढ़ा, इस तरह से कुछ आपका एक कोड रहता है, उसको आप याद रख सकते हैं ऐसे। तो आप इसको अगर अच्छे से समझते हैं तो आपको याद रहेगा। ठीक है, तो इसको आप एक बार अपने तरीके से देख लीजिए। बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो हुमायूं हुआ था बाबर का उत्तराधिकारी। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं है जो बदखशां का सूबेदार था। बदखशां का सूबेदार कौन था? हुमायूं था। इसने 1533 में दीन पनाह नगर की स्थापना किया। किसने? हुमायूं ने। ज्योतिष में भी विश्वास रखता था हुमायूं। 25 जून 1539 ईस्वी में शेर खान और हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध हुआ था, जिसमें शेर खान है जो विजयी हुआ था और हुमायूं खान है जो कुछ सालों के लिए है जो छुप गया था। 17 मई 1540 में शेर खान और हुमायूं के बीच बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ। इसमें भी शेर खान विजयी हुआ था। कन्नौज युद्ध में हार के बाद हुमायूं 15 वर्षों के लिए निर्वासित जीवन है जो व्यतीत करने लगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि चौसा के युद्ध बाद नहीं, किसके युद्ध बाद? तो कन्नौज युद्ध के बाद है जो हार हुआ, उसके बाद हुमायूं है जो 15 वर्षों के लिए है जो यहाँ से गायब हो गया और अफगानिस्तान साइड है जो जाकर के अपने भाई के यहाँ है जो छुपकर रहने लगा था। फिर से 1555 ईस्वी में पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर दिल्ली की गद्दी पर यह हुमायूं बैठा था। हुमायूं नामा की रचना किसने किया था? तो हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम के द्वारा है जो हुमायूं नामा की रचना किया गया था। और बात करते हैं देवरा का युद्ध का। तो देवरा का युद्ध 1531 ईस्वी में लड़ा गया। सरहिंद का युद्ध 1555 में। सरहिंद का युद्ध कब हुआ? 1555। देवरा का युद्ध 1531। शेर शाह सूरी को शेर खान की उपाधि दिया गया था। बहार खान लोहानी के द्वारा है जो शेर शाह सूरी को शेर खान की उपाधि प्रदान किया गया। शेर शाह ने कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत किया था। कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने किया था? तो शेरशाह सूरी ने किया था। शेरशाह सूरी ने 1541 में पाटलिपुत्र को पुनः पटना नाम से स्थापित किया था। किसने? तो शेरशाह सूरी ने। कब? 1541 ईस्वी में। शेरशाह सूरी ने किला एक ऊहना नामक मस्जिद की स्थापना भी की थी। शेरशाह सूरी ने सोने के सिक्के अशरफ, चांदी का रुपया जो 178 ग्रेन का होता था और तांबे का दाम जो 380 ग्रेन नामक सिक्के चलाया था। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन है जो बदल के भी पूछा जा सकता है, पलट के भी पूछा जा सकता है कि जो शेरशाह सूरी ने सोने का सिक्का चलाया उसे क्या कहते थे? तो उसे अशरफ, चांदी का रुपया और तांबा का दाम। और यही तांबा का रुपया बोल देगा, चांदी का दाम बोल देगा। तो इसमें है जो आपको है जो सावधानी बरतना है। शेरशाह सूरी ने किला एक ऊहना नामक मस्जिद की स्थापना भी की थी। इसको हमने पढ़ लिया। मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन था। मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह सूरी के समकालीन था। शेरशाह सूरी जो पद्मावत लिखा था, पद्मावत किसने लिखा? और 12 मासा भी लिखा इसने, 12 मासा। तो 12 मासा और पद्मावत की रचना किसने किया? मलिक मोहम्मद जायसी ने। शेरशाह के काल में भू राजस्व की दर कुल उत्पादन का कितना था? 1/3 था, 1/3 था। कालिंजर के किले के जीतने के क्रम में 1545 ईस्वी में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। शेरशाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कौन था? इस्लाम शाह था। शेरशाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र था इस्लाम शाह। अब बात करते हैं अकबर के बारे में। तो सम्राट अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन 1556 में हुआ था कलानौर में। 14 फरवरी 1556 को कलानौर में सम्राट अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। और अकबर का उस समय जो अकबर था बहुत कम उम्र का था। तो अकबर का उस समय जो संरक्षक था कौन था? बैरम खान था, बैरम खान। 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई, जिसमें अकबर है जो विजयी हुआ था। तो 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई, जिसमें अकबर है जो विजयी हुआ था। और पानीपत जो लोकेशन है कहाँ पे? तो हरियाणा में ही है। 18 जून 1576 ईस्वी को अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 18 जून 1576 को, जिसमें अकबर है जो विजयी हुआ था।
हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किया था मानसिंह ने। ठीक है, किसने किया था? हल्दी घाटी का युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किया था मानसिंह ने। अकबर ने जैन धर्म के विद्वान हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। तो जगत गुरु की उपाधि किसको दिया गया? हरि विजय सूरी को दिया गया। किसके द्वारा? तो ये अकबर के द्वारा दिया गया था, जो जैन धर्म के विद्वान थे। जब्ती प्रणाली की शुरुआत है जो अकबर के शासनकाल में स्टार्ट हुआ था। जब्ती प्रणाली और मानसबदारी व्यवस्था भी है जो अकबर के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। मुगल काल में 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत है जो टोडरमल ने किया था। टोडरमल क्या था? तो रेवेन्यू मिनिस्टर यानी कि जो राजस्व मंत्री था टोडरमल, और जमीनी विभाग से जुड़े हुए था। 10 साल बंदोबस्त का व्यवस्था है जो स्टार्ट किया था मुगल काल में। किसने? टोडरमल ने। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू कौन था? तो बीरबल था। और बीरबल के बारे में जानते हैं कि यह इसका बचपन का नाम था क्या? तो महेश दास था। और भी जानते हैं कि दीन ए इलाही धर्म क्या था? तो दीन ए इलाही धर्म मतलब कि सारे धर्मों को एक धर्म जैसा, माने कि बहुत सारे जगह एक अकबर ने एक इबादत खाना है जो स्टार्ट किया था। इबादत खाना में बहुत सारे धर्मों के है जो प्रचार्य, जो उसके आचार्य होते थे, वो वहाँ पे बैठते थे और डिस्कस करते थे, और एक इंसानियत के नाते एक ह्यूमन बेसिस पे है जो एक नए धर्म को है जो अकबर ने स्टार्ट किया था, जो इंसानियत धर्म को है जो अपनाता था, माने कि बहुत सारा जो नैतिक मूल्यों को प्रभाव में लाता था। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार नहीं करने वाला जो प्रथम और अंतिम हिंदू था बीरबल था। लेकिन यह दीन ए इलाही धर्म बहुत अधिक समय तक नहीं चला और ये खत्म हो गया था। अकबर के समय दसवंत, बशावन और अब्दुल समद जो प्रसिद्ध चित्रकार थे वो किसके समय थे? अकबर के समय में थे। और कई बार बिहार दरोगा का पूछा जाता है क्वेश्चन कि दसवंत, बशावन और अब्दुल समद ये किसके समय के चित्रकार थे? तो अकबर के समय। और अकबर ने ही है जो पेंटिंग के लिए, चित्रकारी के लिए कारखाना भी बनवाया था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो जहांगीर के समय है जो जो चित्रकला है जो प्रसिद्ध हुआ था। इसने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि भी दी थी। तो तानसेन ग्वालियर का था, ठीक है, उसको कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि भी अकबर ने प्रदान की थी। अनुवाद विभाग की स्थापना भी किसने किया था? तो अकबर ने अनुवाद विभाग यानी ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट की स्थापना की थी। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा जो फतेहपुर सिकरी आगरा के पास है उसका निर्माण किया था गुजरात विजय के बाद। वह नगाड़ा वाद्यंत्र बजाने में निपुण था। तो नगाड़ा वाद्यंत्र भी बजाने में अकबर निपुण था। अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे। नवरत्न इसके शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता थी मनसबदारी प्रथा। मनसबदारी प्रथा था जो सेना में सैनिकों की भर्ती के लिए एक रैंक हासिल किया जाता था, रैंक दिया जाता था। इसके शासनकाल में आगरा का लाल किला, बुलंद दरवाजा, पंचमहल, दीवाने खास, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला का निर्माण किया गया था अकबर के शासनकाल में। अब्दुल समद को सीरी कलम और मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम की उपाधि प्रदान की थी। इसने अब्दुल समद को सीरी कलम और मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम की उपाधि दी थी। किसने? अकबर ने। अकबर के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य और कब किए गए इसको भी ध्यान रखना है। दास प्रथा यानी स्लेवरी सिस्टम का अंत किया गया था 1562 में। दास प्रथा का अंत किया गया था 1562 में। तीर्थ यात्रा कर यानी पिलग्रिमेज टैक्स की समाप्ति की गई थी 1563 में। जजिया कर की समाप्ति की गई थी 1564 में। फतेहपुर सिकरी की स्थापना 1571 में किया गया था अकबर के द्वारा, जबकि इबादत खाने की स्थापना 1575 में किया गया। मजहर की घोषणा 1579 में किया गया। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कई बार। ये सब सारे क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं और भविष्य में भी अलग अलग एग्जामों में ऐसे प्रश्न है जो देखने को मिलेंगे। इसलिए ऐसे प्रश्नों की पुनरावृत्ति है जो होने की संभावना बनी रहती है, जिस कारण से आप है जो इसको अच्छे से याद रखें। दीन ए इलाही की स्थापना है जो 1582 में की गई थी अकबर के द्वारा। इलाही संबत की शुरुआत भी 1583 में है जो किया गया था, जब दीन ए इलाही धर्म की स्थापना हुई थी। उसके बाद है जो इलाही संबत की स्थापना यानी शुरुआत है जो की गई थी 1583 में। तो इसको है जो याद रख लेना है। न्याय की जंजीर के रूप में किसको जाना जाता है? तो जहांगीर को न्याय की जंजीर के रूप में जाना जाता है। जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो ने गुरु अर्जुन देव की सहायता से जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था। खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी थी। तो गुरु अर्जुन देव कौन सा गुरु था? पांचवा गुरु था, क्योंकि अर्जुन है जो 5 भाई था, इस तरह से याद रख सकते हैं। और गुरु रामदास है जो चौथे थे। तो चौथा कैसे है? तो राम जी 4 भाई थे, इस तरह से याद रख सकते हैं।
कोड से याद रख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे ज आ रहा है, अर्जुन में ज आ रहा है, जहांगीर में जा रहा है, जिस कारण याद रख सकते हैं कि अर्जुन देव को फांसी किसने दिया था, तो जहांगीर ने दिया था। वही बात करते हैं, यदि ये नौवे गुरु तेग बहादुर की, नौवे गुरु तेग बहादुर, जो नौवे गुरु तेग बहादुर थे उनको फांसी किसने दिया था, तो ये औरंगजेब ने दिया था। किसने? औरंगजेब ने। और औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, तो 1707 में हुई थी। ठीक है, इसके बाद है जो मुगल साम्राज्य है जो पतन की ओर चला गया था। देखिए इसमें भी ग आ रहा है, इसमें भी ग आ रहा है, तो ग आ रहा है, तो तेग बहादुर की फांसी किसने दिया? औरंगजेब ने। इस तरह से कोड से याद रख सकते हैं। इसके शासनकाल में मुगल चित्रकला और अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच गया था। तो सबसे ज्यादा है जो प्रमोशन मिला था पेंटिंग को, मुगल चित्रकला को, मुगल पेंटिंग को, किसके समय? तो जहांगीर के समय। इसके दरबार में रहने वाले प्रमुख चित्रकार थे उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, बिशनदास और मोहम्मद मुराद थे। तो मुराद, मंसूर, अबुल हसन और बिशनदास किसके प्रमुख चित्रकार थे? तो ये जहांगीर के समय के थे। जहांगीर ने संस्कृत भाषा के विद्वान जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि प्रदान की थी। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। आप जानते हैं कि जो कौशाम्बी स्तंभ कहाँ है, स्तंभ कहाँ है, तो ये प्रयागराज में है, और वहां पे जहांगीर का भी उल्लेख मिलता है, लेख उत्कीर्ण दिया गया है। इसके शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस सर टॉमस रो भारत आया था। जहांगीर के मकबरा का निर्माण किसने कराया था? तो नूरजहां ने करवाया था। इतमाद उद दौला का मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। इतमाद उद दौला का मकबरा का निर्माण किसने कराया था? तो नूरजहां ने। और बीपीएससी पीटी में है जो पूछा भी सवाल, ये है पूछा गया सवाल है। नूरजहां का जो वास्तविक नाम था मेहरू निशा था, मेहरू निशा। ताजमहल जो आगरा में है उसका निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी था, उस्ताद अहमद लाहौरी। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, यानी कि गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर कहा जाता है। दारा शिकोह शाहजहां का पुत्र था। किसका पुत्र था? शाहजहां का। और शाहजहां इसको खूब मानता था। और शाहजहां का एक और बेटा था औरंगजेब, और औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच युद्ध हुआ था, जैसे कि सरहिंदी का युद्ध 1555 में, उसी में है जो पराजित किया था औरंगजेब ने दारा शिकोह को, और है जो राजगद्दी अपना लिया था। दारा शिकोह ने सर्रे अकबर नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया था। इसके अतिरिक्त इसने भगवत गीता और रामायण के भी फारसी में अनुवाद करवाया था। किसने? तो दारा शिकोह ने। दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता है। शाह बुलंद इकबाल के रूप में किसको जाना जाता है? तो दारा शिकोह को। दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता है। शाहजहां को औरंगजेब ने आगरा के किले में बंदी बनाकर रखा था। शाहजहां को औरंगजेब ने आगरा के किले में बंदी बनाकर रखा था, और बाद में शाहजहां की मृत्यु भी उसी में हो जाती है। धर्मत का युद्ध कब हुआ था? अप्रैल 1658 में, जो औरंगजेब इसमें विजय हुआ था। सामूगढ़ का युद्ध हुआ मई 1658 में। ठीक है, औरंगजेब इसमें विजय हुआ। और देवराय का युद्ध हुआ मार्च 1659 में, औरंगजेब विजय हुआ। इसके पहले हमने बताया कि सरहिंद का युद्ध जो 1555 में हुआ था, इसमें वो नहीं याद रखना है, इसमें याद रखना है कि सामूगढ़ का युद्ध, देवराय का युद्ध, धर्मत का युद्ध, ये सारे औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच हुए, जिसमें है जो राजगद्दी प्राप्त करने के लिए, जिसमें है जो औरंगजेब है जो सारे में विजयी होते चले गए, और है जो दारा शिकोह की पराजय हुई थी। तो धर्मत का युद्ध 1658, सामूगढ़ 1658, देवराय 1659, जिसमें औरंगजेब है जो विजयी होता चला गया। अब हम फ्रेंड्स देखते हैं वैष्णव संतों के द्वारा स्थापित मत, जो श्री संप्रदाय था, उसको किसने रचना किया था? तो रामानुजाचार्य के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स श्री संप्रदाय है जो वैष्णव संत के द्वारा स्थापित किया गया मत है, और इसको रामानुजाचार्य ने स्थापित किया था। और रामानुजाचार्य ने विशिष्ट अद्वैत का भी है जो मत दिया था। ब्रह्म संप्रदाय किससे संबंधित है? तो माधवाचार्य के द्वारा स्टार्ट किया गया था, और द्वैतवाद का भी स्थापना किया था। किसने? माधवाचार्य ने। रुद्र संप्रदाय यह विष्णु स्वामी के द्वारा स्टार्ट किया गया, और शुद्ध अद्वैतवाद भी है जो विष्णु स्वामी के द्वारा स्टार्ट किया गया। ठीक है, जो रुद्र संप्रदाय से ही संबंधित है शुद्ध अद्वैतवाद, लेकिन इसका जो संबंधित है किससे? वल्लभाचार्य। ठीक है, वल्लभ आचार्य। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। शुद्ध द्वैतवाद मत किसने दिया था? तो वल्लभ आचार्य ने दिया था। सनकादि संप्रदाय नेबका आचार्य के द्वारा है जो दिया गया, और एक वैष्णव संत हैं, और इन्हीं के द्वारा है जो द्वैत अद्वैतवाद का है जो सिद्धांत भी दिया गया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्राचीन मंदिर और उसके निर्माणकर्ता।
कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसके निर्माणकर्ता थे नरसिंह देव प्रथम, और ये कहाँ पे है? ओडिशा में है, पुरी में है। कांची का कैलाश मंदिर, जिसे नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनाया था। कांची का कैलाश मंदिर का निर्माणकर्ता कौन है? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय है। मामल्लापुरम का तट मंदिर है जो तमिलनाडु में है, इसको बनाया था किसने? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। तो कांची का कैलाश मंदिर और मामल्लापुरम का तट मंदिर किसने बनाया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। एलोरा का कैलाश मंदिर है जो कृष्ण प्रथम के द्वारा बनाया गया था, और ये राष्ट्रकूट वंश का था। इसका राष्ट्रकूट वंश का। पुरी का जगन्नाथ मंदिर बनाया गया चोल शासक गंगदेव के द्वारा, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, और ये किसके लिए है? तो कृष्णा जी के लिए है। ओडिशा का लिंगराज मंदिर है जो ययाति केसरी के द्वारा बनाया गया, लिंगराज टेम्पल ओडिशा कहाँ है? तो भुवनेश्वर में है, ठीक है। और ययाति केसरी के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। मुगल साम्राज्य का एकमात्र शासक जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था, वह कौन था? औरंगजेब था। औरंगजेब ने अपना दूसरा राज्याभिषेक कराया था 1659 में। करवाया था कब? 1659 में दूसरा राज्याभिषेक कराया था। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है, जिंदा पीर। इसने सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी। यहाँ पे ग देख रहे हैं, यहाँ भी ग देख रहे हैं, तो ग कोड से याद रख सकते हैं। गुरु तेग बहादुर जो 9वें गुरु थे, ठीक है, उनकी हत्या किसने किया था? औरंगजेब ने फांसी दिलवा दिया था। 1666 में शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा था। तो कहाँ पे? तो जयपुर भवन। ये भी पूछा जाता है कि औरंगजेब ने 1666 में शिवाजी को कैद कर कहाँ पे रखा था? तो जयपुर में रखा था, जयपुर भवन में। और 1666 की बात करें तो 1666 में ही है जो गुरु गोविंद सिंह, जो सिख धर्म के 10वें गुरु रहे, गुरु गोविंद सिंह के जन्म हुआ था 1666 में। कहाँ पे? तो पटना साहिब में हुआ था, पटना सिटी में हुआ था। औरंगजेब ने पुनः 1679 में जजिया कर को लागू किया था। और गुरु गोविंद सिंह के पिता कौन थे? तो यही थे गुरु तेग बहादुर, ठीक है, जो 9वें गुरु थे। औरंगजेब ने पुनः 1679 में जजिया कर लागू किया था। जजिया कर को लागू किसने किया था? तो औरंगजेब ने पुनः है जो 1679 में जजिया कर को लागू किया था। इसके पहले औरंगजेब के पहले है जो जजिया कर है जो, वो भी जो फिरोज शाह तुगलक ने भी स्टार्ट कराया था, जो ब्राह्मणों पे भी लगाया था। लेकिन बाद में औरंगजेब ने इसको, ये अकबर ने इसको है जो समाप्त किया था, लेकिन बाद में औरंगजेब ने इसे पुनः है जो लगा दिया था 1679 में। जहांगीर ने प्रसिद्ध बीबी का मकबरा का निर्माण कहाँ पे? औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया था। देखिए, एक औरंगाबाद कहाँ है? तो एक बिहार में है, और एक कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। तो बीबी का मकबरा जो जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था, वो कहाँ पे? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू अधिकारी नियुक्त थे, लेकिन हालांकि औरंगजेब का जो पॉलिसी था वो है जो हिंदुओं के खिलाफ था, लेकिन इसके जो सर्वाधिक हिंदू अधिकारी ही शासनकाल में थे। इसने अपने दरबार में संगीत पर, और ऐसे प्रश्न है जो आपको एग्जाम में देखने को अवश्य मिलते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न है जो कंट्राडिक्शन होते हैं। ऐसे लगते हैं कि ये प्रश्न तो गलत हो गए, क्योंकि औरंगजेब है जो हमेशा हिंदू विरोधी रहा है और हिंदू के मंदिरों को विनाश कराया था। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी है कि औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू है जो अधिकारी नियुक्त थे। इसने अपने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी थी। इसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना, झरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा, नवरोज त्योहार आदि पर प्रतिबंध कर दिया था। तो सिक्कों के ही माध्यम से इसने कलमा खुदवाया था, झरोखा दर्शन कराया, तुलादान प्रथा, नवरोज त्योहार आदि पर है जो प्रतिबंध लगाया था। इसने 1686 में, जबकि नवरोज त्योहार है जो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो बलबन के द्वारा है जो स्टार्ट किया गया था नवरोज त्योहार, जो पारसी का त्योहार होता है। इसने 1686 में बीजापुर तथा 1687 में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। 1686 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिलाया था किसने? तो जहांगीर ने। सॉरी, यहाँ पे यदि हमने जहांगीर बोला है तो ये सारे फैक्ट्स जो दिए गए हैं वो किसके बारे में दिया गया है? तो ये औरंगजेब के बारे में दिया गया है, औरंगजेब के बारे में दिया गया है, इसको ध्यान रखना है। तो औरंगजेब ने ही 1686 में बीजापुर तथा 1687 में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या सर्वाधिक कितनी थी? तो 20 थी। फ्रांकोइस बर्नियर को औरंगजेब के चिकित्सक के रूप में जाना जाता है। औरंगजेब के चिकित्सक के रूप में किसको जाना जाता है? फ्रांकोइस बर्नियर को, जो कहाँ का था? फ्रांस का था। औरंगजेब सुन्नी धर्म का अनुयायी था। किसका? तो सुन्नी धर्म का अनुयायी था। औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? राजा राम और गोकुला ने किया था। औरंगजेब के समय में जाट विद्रोह हुआ तो उसका नेतृत्व किया था राजा राम और गोकुला। औरंगजेब बीना बजाने में निपुण था। जिस तरह से
समुद्रगुप्त है जो बीना बजाते हुए अपना है जो फोटो है जो सिक्कों पर गुदवाया था, वैसा ही बीना बजाने में औरंगजेब भी है जो निपुण था। और जबकि अकबर है जो नगाड़ा बजाता था, यानी कि ढोल टाइप का एक नगाड़ा होता है, ठीक है, नगाड़ा बजाता था। औरंगजेब दारुल हर्ब यानी काफिरों का देश को दारुल इस्लाम इस्लाम का देश में परिवर्तित करने को अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। कौन? औरंगजेब। इसलिए इसका जो विरोधी, जो इसका जो हिंदू विरोधी जो हिंदू विरोधी इसका जो चल रहा था, उसी कारण है जो इसका साम्राज्य का पतन भी होता गया और इसके मृत्यु 1707 में होता है। उसके बाद है जो मुगल साम्राज्य का भी पतन धीरे धीरे स्टार्ट होता चला गया। और जो औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो अहमदनगर जो महाराष्ट्र में है उसी के पास 1707 में हुआ था। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ पे? अहमदनगर के पास 1707 में। और उसकी मृत्यु के बाद है जो मुगल साम्राज्य का पतन धीरे धीरे स्टार्ट हो गया और एक ऐसा स्थिति बना कि बहुत जो छोटे छोटे जो कस्बों के या प्रांतों के जो राजा होते थे वो अपने अपने क्षेत्रों में है जो विजयी घोषित अपने आप को करने लगे और अपना स्वतंत्र है जो राज्यभार चलाने लगे थे। अब हम फ्रेंड्स जानते हैं कि पुस्तक और लेखक, जो मध्यकालीन पुस्तकें लिखी गई है विभिन्न है जो लेखकों के द्वारा, उसको भी ध्यान रखना है क्योंकि ऐसे प्रश्न है जो बहुत बहुत एग्जामों में है जो बारी बारी से पूछे जाते हैं। एक दो बुक का नाम हमेशा मिलते हैं। तबकात ए नासिरी किसकी रचना है? तो मिनहाज उस सिराज की रचना है। मिनहाज उस सिराज की रचना है तबकात ए नासिरी। फतवा ए जहांदारी जियाउद्दीन वर्नी की रचना है। फतवा ए जहांदारी। तारीख ए फिरोज शाही किसकी रचना है? तो जियाउद्दीन वर्नी की है। तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही एक शम्स ए सिराज अफीक की भी रचना है। ताज उल मासीर हसन निजामी ने लिखा है, ठीक है, ताज उल मासीर। और उतवी के द्वारा लिखा गया है तारीख ए यामिनी। तारीख ए यामिनी किसके द्वारा लिखा गया है? उतवी के द्वारा। उतवी किसके समय रहता था? महमूद गजनवी के शासनकाल में था। महमूद गजनवी के शासनकाल में। अब फ्रेंड्स बात करते हैं तारीख ए मुबारक शाही की। तो इसकी रचना किया था याहिया बिन अहमद सरहिंदी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी। तुगलकनामा अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया। नूह सिपहर। नूह सिपहर किसके द्वारा? अमीर खुसरो के द्वारा। अमीर खुसरो ने तुगलकनामा नूह सिपहर लिखा और उसे पैरेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। फुतुह उस सलातीन। फुतुह उस सलातीन किसने लिखा है? इसामी ने लिखा है। विशल देव रासो की रचना किया है नरपति नालह ने। नरपति नालह ने विशल देव रासो की रचना की है। मिर्गावती की रचना किसने किया है? कुतुबन ने किया है। कुतुबन। हुमायूंनामा की रचना किसने किया है? तो हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने किया है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं अकबरनामा की। तो अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा है। तबकात-ए अकबरी निजामुद्दीन अहमद की रचना है। तबकात-ए अकबरी। तारीख ए शेरशाही अब्बास खान सरवानी की रचना है। तारीख ए शेरशाही। जबकि तुजुक ए जहांगीरी किसकी रचना है? तो जहांगीर की रचना है तुजुक ए जहांगीरी। पातशाहनामा पूछा गया क्वेश्चन है, तो अब्दुल हमीद लाहौरी की रचना है पातशाहनामा। जबकि शाहजहांनामा इनायत खान ने लिखा है शाहजहांनामा। फुतुहात ए आलमगीरी किसकी रचना है? तो ईश्वरदास नागर की है फुतुहात ए आलमगीरी। मजबा उल बहरीन दारा सिकोह की रचना है मजबा उल बहरीन। और जो बहरीन है उस समय जो सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो मेसोपोटामिया की सभ्यता था उसमें है जो बहरीन को दिलमन के नाम से जाना जाता था। दिलमन, ठीक है, दिलमन। और सिंधु घाटी सभ्यता को है जो मेलुहा के नाम से जाना जाता था। किसमें? तो ये मेसोपोटामिया की सभ्यता के अभिलेखों में ऐसा पाया गया है। अब हम फ्रेंड्स देखते हैं अंग्रेजों और मराठों के बीच हुई महत्वपूर्ण संधिया के बारे में। तो सूरत की संधि कब हुई थी? तो 1775 में हुई थी सूरत की संधि। पुरंदर की संधि 1776 में। बड़गांव की संधि हुई थी 1779 में। सालाबाई की संधि 1782। वसीन की संधि 1802। देवगांव की संधि 1803। राजापुर घाट की संधि हुई थी 1804 में। एक बार और देख लेते हैं। सूरत की संधि 1775, पुरंदर की संधि 1776, बड़गांव की संधि 1779, सालवाई की संधि 1782, वसैन की संधि 1802, देवगांव की संधि 1803 और राजापुर घाट की संधि 1804। और देखते हैं नागपुर की संधि जो हुई थी 1816 में, ग्वालियर की संधि 1817 में, पूना की संधि 1817 में, मंदसौर की संधि हुई थी 1818 में। तो इस तरह से ऐसे है जो संधियां हैं जो बार बार पूछे जाते हैं कि सलवाई की संधि कब हुई थी? 1782 में। तो ऐसे ऐसे मिलान करने के लिए या फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाने के लिए भी दिया जाता है। तो आपको है जो संधियां जो मराठा साम्राज्य में हुई थी
अंग्रेजों के साथ या उस समय के जो संधि हुई थी उसको है जो आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स मराठा साम्राज्य के बारे में, और इसके संस्थापक कौन थे? तो शिवाजी थे। और शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़ थी। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान की थी। तो राजा की उपाधि है जो किसके द्वारा है जो शिवाजी को दिया गया था? औरंगजेब के द्वारा। शिवाजी ने 1656 में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। शिवाजी और जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई थी 1665 में। 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी किसके बीच? शिवाजी और जय सिंह के बीच। 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। कब? 1674 में। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान शिवाजी के मंत्रिमंडल जिसमें 8 मंत्री रहते थे, जबकि अष्टदिग्गज कहा जाता था 8 तेलुगु कवियों का समूह को। ठीक है। शिवाजी की मृत्यु हुई थी 1680 में। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हुई थी। भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका भगवत गीता भगवद ठीक है, भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक टीका किसने लिखा था? तो ज्ञानेश्वर ने लिखा था। किसने? ज्ञानेश्वर ने। रामायण पर भावार्थ रामायण टीका लिखा था एकनाथ ने। किसने? एकनाथ ने। रामायण पर भावार्थ रामायण टीका लिखा था एकनाथ ने। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो संभाजी शिवाजी का उत्तराधिकारी हुआ। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? तो बाजीराव प्रथम था जो दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा था। अंतिम मराठा पेशवा था बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय है जो अंतिम मराठा पेशवा था। मोडी लिपि का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो मराठों के द्वारा है जो मोडी लिपि का प्रयोग किया गया था। खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1707 में खेड़ा का युद्ध हुआ था। साहू और ताराबाई के बीच में खेड़ा का युद्ध हुआ था, जबकि पाल खेड़ा का युद्ध हुआ था 1728 में। 1728 में पाल खेड़ा का युद्ध हुआ था। बाजीराव प्रथम और निजाम उल मुल्क के बीच में हुआ था पाल खेड़ा का युद्ध 1728 में। और ऐसे प्रश्न है जो दरोगा एग्जाम या बीपीएससी पीटी एग्जाम या भी और भी अन्य जो एग्जाम होते हैं दरोगा का या फिर बिहार पुलिस का, तो ऐसे एग्जाम में ऐसे प्रश्न है जो पूछे जाते हैं वन लाइनर प्रश्न। तो इसके लिए आपको हमेशा याद रखना है कि किस तरह से कौन सा डेट है और कब हुआ था और किसके बीच हुआ था। अब बात करते हैं जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1775 से 1782 के बीच में। और ये सालवाई की संधि के द्वारा है जो इसको समाप्त किया गया, जो 1782 में हुआ था। ठीक है। और अंग्रेजों और मराठाओं के बीच है जो अगले 20 सालों तक युद्ध न करने की है जो एक संधि पे साइन किया गया था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1803 से 1805 के बीच में, और देवगांव की संधि हुई थी, उसके द्वारा इसको है जो एक सोल्यूशन निकालकर इसको है जो समाप्त किया गया था। जबकि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में 1817 से 19 के बीच हुआ था। इसमें पेशवा पद की ही समाप्ति कर दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेज ने इसको तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों ने है जो मराठा को पराजित किया था। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में, जो मराठा और अहमद शाह अब्दाली जो एक अफगानी था उसके बीच में हुआ था। तो कभी कभी पूछ सकता है कि ठीक है, कभी कभी पूछ सकता है कि जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था किसके बीच हुआ था? तो मराठों और अफगानों के बीच में हुआ था, या फिर मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1761 में हुआ था, जिसमें मराठा का है जो विजय हुआ था, मराठा का पराजय हुआ था और अहमद शाह अब्दाली इसमें विजय हुआ था। मुगल साम्राज्य में चौथ और सरदेशमुखी क्या था? तो एक करों का, एक टैक्स का एक प्रकार था, जो अपने आसपास के जो विदेशी जो आसपास के जो साम्राज्य होते थे उससे है जो टैक्स वसूला जाता था, एक उसके संरक्षक प्रदान करने के स्वरूप में। मराठों के नियंत्रण वाले क्षेत्र को कहा जाता था स्वराज्य क्षेत्र। जो मराठों के जो कंट्रोल में क्षेत्र होते थे उसको कहा जाता था स्वराज्य क्षेत्र कहा जाता था। मराठा साम्राज्य में पेशवा जो पद है वो किससे संबंधित था? तो प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर से संबंधित था पेशवा। जबकि विदेश मंत्री को कहा जाता था सुमंत, यानी सुमंत को विदेश मंत्री कहा जाता था। स्वतंत्र राज्य और उसके संस्थापक कौन थे उस समय? तो अवध के सादत खान था, सादत खान। ये सारे प्रश्न है जो किसी न किसी एग्जाम में है जो पूछे ही गए हैं, और आगे भी इसका पुनरावृत्ति देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आपको है जो ऐसे प्रश्न को देखने के लिए है जो इसको याद रखना है। ठीक है। अवध के संस्थापक कौन थे? तो सादत खान था। बंगाल का मुर्शिद कुली खान, कर्नाटक का सादतुल्ला खान, ठीक है, जिसे बुरहान उल मुल्क भी कहते हैं। ठीक है। हैदराबाद चिनकिलीज खान, या इसे निजाम उल मुल्क कहते हैं। निजाम उल मुल्क हैदराबाद के संस्थापक चिनकिलीज खान को कहते हैं। भरतपुर के संस्थापक था चूड़ामन और बदन सिंह था। भरतपुर के संस्थापक चूड़ामन और बदन सिंह। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको कर्नाटक के जो ये संस्थापक था सादतुल्ला खान इसको कहा गया, और जो अवध का संस्थापक था सादत खान, इसी को बुरहान उल मुल्क कहा गया। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिए, बुरहान उल मुल्क। ठीक है, इसको ध्यान रखना है।
अब हम फ्रेंड्स जानते हैं उत्तरकालीन मुगल सम्राटों के बारे में। इसमें किसे साहे बेखबर के नाम से जाना जाता है? तो बहादुर शाह को। बहादुर शाह को साहे बेखबर के नाम से जाना, जो बहादुर शाह प्रथम था, यानी कि बहादुर शाह जफर प्रथम था, उसे ही साहे बेखबर कहा गया। लंपट मूर्ख किसे कहा गया? तो जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा गया। ये सब क्या होते थे कि ये सब ऐसो विलास में अपने जो जीवन जीते थे और शासन के बारे में है जो ज़्यादा नहीं सोच पाते थे, क्योंकि इसका झुकाव है जो सुंदर लड़कियों और सुंदर नारियों के बीच में या फिर ऐसो विलास में था। ठीक है, घृणित कायर के नाम से जाना जाता है फर्रुखसियार को। घृणित कायर के नाम से किसको? तो जाना जाता है फर्रुखसियार को। और रंगीला बादशाह के नाम से मोहम्मद शाह को जाना जाता है। मोहम्मद शाह रंगीला कहा जाता है, मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह को। मुगल कालीन इतिहास में किसे किंग मेकर के रूप में जाना जाता है? तो सैयद बंधु, जिसका नाम है हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान, जिसे सैयद बंधु कहा गया। और यह किंग मेकर क्या होता है? खुद न राजा बन के दूसरा को राजा बनाता था, और राजा ऐसा बनाता था कि राजा है जो कठपुतली मात्र होता था, और उसको है जो ये है जो संरक्षण भी प्रदान करता था, और उससे अपना काम है जो जबरदस्ती करवाता भी था, और एक नाम का रहता था बस राजा। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? तो 1739 में किया था, मोहम्मद शाह रंगीला के समय। तो नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था 1739 में, मोहम्मद शाह रंगीला के समय। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था। और जो नादिर शाह ने आक्रमण किया था दिल्ली पर, यही है जो मयूर सिंहासन यानी पीकॉक थ्रोन को है जो पीकॉक थ्रोन को यहाँ से लेके चला गया था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है कि मयूर सिंहासन कौन स्थापित किया था? तो शाहजहां ने किया था। फ्रेंड्स, आपसे पूछ सकता है कि अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 8 बार है जो आक्रमण किया था भारत पर। अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जो 1857 की क्रांति में शामिल होने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया था। कहाँ पे? रंगून में। और 1862 में इसका है जो मृत्यु हो गया था। उत्तरकालीन मुगल शासक देखते हैं तो बहादुर शाह जो 1707 से 1712 तक रहा। जहांदार शाह, जिसे लंपट मूर्ख कहते हैं, और बहादुर शाह को साहेब खबर कहते हैं। तो जहांदार शाह 1712 से 13, फर्रुखसियर 1713 से 1719 तक रहा, और 1717 में है जो अंग्रेजों को गोल्डन फरमान जारी किया, और 3000 रुपया के वार्षिक जो आमदनी पे है जो किसको? अंग्रेजों को है जो बंगाल क्षेत्र में है जो व्यापार करने की छूट प्रदान की। मोहम्मद शाह रंगीला, जिसका कार्यकाल था 1719 से 1748, और अहमद शाह का शासनकाल था 1748 से 1754 था अहमद शाह। और बात करते हैं आलमगीर द्वितीय की, तो 1754 से 1759 तक है जो मुगल बादशाह रहा, और इसी के समय जो प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, कब? तो 1757 में 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। ठीक है, जिसमें सिराजुद्दौला की है जो हार हो गई थी। किसके? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच एक षड्यंत्र हुआ था। अंग्रेजों ने है जो सिराजुद्दौला के मंत्रियों को अपने में मिला लिया था राजगद्दी देने के लिए, और बाद में फिर क्या हुआ? सिराजुद्दौला का मृत्यु किसने कर दिया था? तो मीर जाफर के बेटा मीरन ने कर दिया था। शाह आलम द्वितीय की बात करते हैं तो 1759 से 1806 तक रहा था, और इसी के कार्य शासनकाल में है जो बक्सर का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? तो 1764 में हुआ था, और इसी युद्ध के बाद है जो अंग्रेजों को है जो दीवानी राइट्स दिया गया था, दीवानी अधिकार दिया गया था बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों पर। और उसी समय के बाद ऐसा निश्चित लगभग हो गया था कि अंग्रेज है जो अब भारत छोड़ने वाले नहीं है, और अंग्रेजों का प्रभुत्व है जो धीरे धीरे बढ़ता चला गया था। अकबर द्वितीय की बात करते हैं तो 1806 से 1837 तक ये शासन किया, और उस समय जो राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय RRR राजा राम मोहन राय को दिया गया था राजा की उपाधि, वो किसके द्वारा दिया गया था? तो अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। जब यह कहाँ गया था? तो ये राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए थे, इंग्लैंड के राजा से बात करने, अकबर द्वितीय के है जो पेंशन के बारे में बात करने, पेंशन को बढ़ाने के लिए बात करने गए थे, और वहीं पे राजा राम मोहन राय की है जो मृत्यु हो जाती है, और ब्रिस्टल में इनका मकबरा भी मौजूद है। बहादुर शाह जफर की बात करते हैं तो ये 1837 से लेकर 1857 ईस्वी तक है जो शासन काल किया, लेकिन 1857 ईस्वी के बाद है जिसको है जो 1862 में मृत्यु हो गया, जब इसको है जो निर्वासित कर दिया गया। कहाँ पे? तो रंगून जेल में, कहाँ पे? जो अभी वर्तमान में म्यांमार में है। ठीक है, और 1862 में इसका मृत्यु हो गया था। और बहादुर शाह जफर जब 1857 की क्रांति में है जिसको सेनानायक की जो, या फिर मतलब कि एक हेड के रूप में इसको पूरे सुल्तान के रूप में इसको बनाया गया, तब क्या हुआ कि उस समय जो जनरल बकत खान था, बख्त खान, ठीक
ठीक है। वो बख्त खान कौन था? तो इसका सेनापति था, जो दिल्ली के सेनापति के रूप में 1857 की क्रांति में है जो आगे है जो मूवमेंट को बढ़ाया था। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने अस्मरणीय तथ्य के रूप में प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास को समाप्त कर लिया है, और आगे हम इसका है जो आधुनिक इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री है जो कवर करेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। 1 घंटे का वीडियो हो चुका है और आगे भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको है जो देखने को मिलेंगे जो आपको एग्जाम में अच्छे अच्छे है जो प्रश्न जो देखने को मिलते हैं, इससे है जो आपको है जो आसानी होगी सोल्व करने में। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।